नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। तालाब में मिली एक युवक की लाश 2 दिनों से था लापता। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। घर से गायब है 40,000 रुपए। दिघरा के एक गोदाम से भारी मात्रा में शराब जब्त। 2 कारोबारी चढ़े पुलिस के हत्थे। नए नए हथकंडे अपनाकर मंगवाई जा रही है शराब की खेप। और 11 से 16 सितंबर तक जिले के 33,000 से अधिक बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को लगाए जाएंगे टीके। 12 जानलेवा बीमारियों से होगा बचाव। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई। बेला के ब्यारा स्थित तालाब से उसका शव बरामद होते इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर बेला थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल की जांच पड़ताल कर शव को तालाब से बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान पियर थाना क्षेत्र के बंद्रा निवासी शत्रुघ्न शाह के 35 वर्षीय पुत्र अजित कुमार के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलते मौके पर पहुंचे परिजनों में चीख पुकार मच गई। मृतक के चाचा ने बताया कि वह काफी समय से बेला में रहकर ऑटो चलाता था। चाचा ने बताया कि वह एक नया ऑटो लेने वाला था। 2 दिन पहले उसकी पत्नी 40,000 रुपए लेकर गांव से आई थी। चाचा ने हत्या की आशंका जताई है। मामले में बेला पुलिस ने बताया कि डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों के बयान पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर बेले में टेम्पू चलबैत रहला। परसू माने हमर पुतो आयल भेंट करे, भेंट न भेलै, चल गेल घरे। परसू शनिचर के दिन चल गेल घरे। ये हमारे भाई साहब लड़का हुनकर है। क्या नाम था भतीजा का? अजीत कुमार। कहाँ का रहने वाला है? बंद्रा पियर। कथी करते थे? टेम्पू चलबैत रहला है। कैसे सुबह की मालूम चल रहा अपने के? माने कोई यही जाने के फोन कैलक। अच्छा, उनका मानसिक दिमाग में कुछ कमजोर था? ना, दिमाग तो न गड़बड़ रहा। की सूचना मिलक? सवेरे की सूचना मिलक? माने कोई यहीं के आदमी कोई फोन कर लग रहा है टेम्पुए वाला कोई। कहिया से गायब रहलक? गायब ना, यहाँ पर तो टेम्पुए चलबैत रहला। परसू पुतो आयल। पैसा वैसा माने कुछ माने नया एगो गाड़ी लेवे के ब्योत में रहला। पैसा लेकर आयल। कितना पैसा? घर से लेके आया था? घर से पैसा लेकर। शत्रुघ्न हमारे है कहाँ, बाप रे बाप। तो क्या लग रहा है, कोई कांड कर दिया है क्या? हमरा बुझाइए से कह दिल। क्या बताइए? अब मार के फेंक दिलक की कहलक। घर से कितना पैसा लेके चला था? घर से तो बहुते पैसा लेके आयल है हमारे पुतो। 40,000 कम से कम 50 पुतो लेकर। कौन ना घर है, हम सब एकाएक चल दिली है। बाल बच्चा ना है? बाल बच्चा 3 गो, माने एगो तो लड़की शादी करे वाला है, करीब बीए में है। एक लड़की? हाँ। 2 और है। कितना उम्र है अजीत के? अजीत की उम्र कम से कम 35 से कम न है। अच्छा, डेड बॉडी का सूचना था तालाब में, बैक क्लस्टर में। उसी की जानकारी में फिर यहाँ पहुँचे हैं, सत्यापन किए हैं। बॉडी बंद्रा के अजीत कुमार की शिनाख्त हुई है। बॉडी फुला हुआ है, तो ऐसा लग रहा है जैसे 2-3 दिन कम से कम हो चुका है बॉडी को। बाकी मृत्यु का कारण अभी नहीं कह सकते, क्योंकि जो बॉडी है वो बहुत फुला हुआ है, तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल। शरीर पर निशान वगैरह पाए गए? नहीं, उस तरह का फिलहाल इतना सूजन है कि वो सड़ा हुआ है या फुला हुआ है, उससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। तो पोस्टमार्टम के बाद परिवार के सदस्य लोग आ चुके हैं, उनकी पहचान हो चुकी है। परिवार वाले हत्या की शक जाहिर कर रहे हैं। अभी हमारे पास ऐसा कुछ जानकारी नहीं दिया गया। बाकी आगे होगा तो उससे कार्रवाई की जाएगी।
नियमित टीकाकरण से वंचित बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने को लेकर 11 से 16 सितंबर तक चलने वाले दूसरे चरण के मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ मुजफ्फरपुर के कलबला आंगनबाड़ी केंद्र में डीएम प्रणव कुमार ने किया। इस अभियान के तहत सोमवार से शनिवार तक जिले के 33,692 बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए 530 एएनएम और 164 सुपरवाइजर की ड्यूटी लगाई गई है। डीएम ने बताया कि नियमित टीकाकरण से खसरा, रुबेला, दिमागी बुखार, निमोनिया, दस्त, काली खांसी, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस बी सहित 12 जानलेवा बीमारियों से बचाव होगा। मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण का जो सर्वव्यापीकरण किया जाना है और सभी बच्चे जो जिनकी एज सापेक्ष है वो टीका दिया जाना होता है, तो उसको लेकर एक हम लोगों ने अभियान चलाया है, क्योंकि ये प्रिवेंटिव क्योर है। और जिस तरह का टीकाकरण अभियान लगातार हम लोग चलाते रहे, उसको लेकर के इसका प्रचार प्रसार भी किया जाना आवश्यक है, ताकि एक भी बच्चा उससे छूटे नहीं, ये हम लोगों का लक्ष्य है। और उसके तहत आज अर्बन जो यहाँ पर सेंटर है, इस अर्बन सेंटर में जो भी ड्यू लिस्ट के हिसाब से जो बच्चे थे, उन बच्चों को आज डिफरेंट टाइप की वैक्सीनेशन जिसकी जो एज के हिसाब से दिया जाना वो दिया जा रहा है, इस जिले में चलाया जा रहा है। और इस तरह से रेगुलर ये चलाया जा रहा है। लक्ष्य को पूरा करने को लेकर लक्ष्य को पूरा करने का लगातार हम लोगों ने लक्ष्य रखा है और हम लोग 90% से भी ज़्यादा हम लोग का अचीवमेंट लगातार रहा है। तो इस गति को और तेज से बढ़ाने की आवश्यकता है और एक भी बच्चा ना छूटे, इसके लिए ट्रैकिंग की जानी है। जो बच्चे कहीं बाहर जाते हैं तो उनकी ट्रैकिंग होगी, वहाँ मिल जाए, या यदि कोई बच्चा नहीं है तो हम लोग ड्यू लिस्ट के हिसाब से उसको लगातार रेगुलर मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग करते हैं। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में 11 से 24 सितंबर तक चलने वाले परिवार नियोजन पखवाड़ा कार्यक्रम का उद्घाटन सोमवार को सिविल सर्जन और एसीएमओ ने संयुक्त रूप से किया। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने कहा कि देश की जनसंख्या पर नियंत्रण हो, इसके लिए ये आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण से ही देश का विकास संभव है। जनसंख्या का ग्रोथ लेवल बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 100 बधियाकरण और 45 पुरुष नसबंदी का लक्ष्य है। ये जनसंख्या स्थिरीकरण का पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें टेम्परेरी मेथड और परमानेंट मेथड दोनों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, प्रचार प्रसार कराया जाएगा। और यही बीच में उसका जो इम्प्लीमेंटेशन बिंदु जो है, ऑपरेशन या आईयूसीडी लगाना, जो कॉपर्टी बोलते हैं, वो लगाना, लोगों के बीच में जो सामग्री है उस सामग्री का वितरण करना, ताकि लाभान्वित अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके और ये हमारा कार्यक्रम सफल हो सके। इसी के लिए सरकार के, भारत सरकार के आदेशानुसार ये पखवाड़ा का आज से आयोजन किया जाएगा। पूरा 16 प्रखंड में और सदर अस्पताल में सब कब से कब तक करेगा? ये आज से लेकर करके 2 सप्ताह। मुजफ्फरपुर में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को 8 नए मरीज मिले। इसके साथ ही जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। सभी मरीज एसकेएमसीएच में इलाजरत है। भर्ती 3 मरीजों में चिकनगुनिया और डेंगू दोनों पाए गए हैं। कथैया के राम प्रवेश ठाकुर, रहियापुर के सहबाजपुर निवासी राकेश राम और सरैया निवासी प्रमोद कुमार में चिकनगुनिया और डेंगू दोनों पाए गए हैं। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्रों में साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज मिल रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि सभी मरीजों की स्थिति अभी ठीक है। किसी को भी अब बुखार नहीं हो रहा है। ठीक होने के बावजूद डेंगू मरीजों को 2 दिनों तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। टोटल 22 अभी तक हुए हैं। आज का आवेगा तो हो सकता है कि कुछ बढ़े। अभी तक का 22 है। इसमें 3 केस हैं जो कि डेंगू और चिकनगुनिया दोनों मिक्स्ड है। सब आउट ऑफ डेंजर हैं और कहीं कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। तैयारी हमारी सब जगह है, फॉगिंग भी हो रहा है। टेनिफॉस का जो छिड़काव होता है जल जमाव के क्षेत्र में वो भी चल रहा है। कहीं कोई समस्या नहीं है, दवा सब जगह है, बेड सकते। लगातार ग्रामीण क्षेत्र में भी देखे जा रहे हैं कि मामले बढ़, प्रचार प्रसार भी ग्रामीण क्षेत्रों में आशा और आंगनबाड़ी जीविका के माध्यम से, एएनएम के माध्यम से कराया जा रहा है। क्योंकि डेंगू में सबसे ज़्यादा जरूरी है इसके लिए प्रचार प्रसार ही, बचाव ही इसका उपाय है कि कैसे जल जमाव वाला क्षेत्र को कम से कम किया जा सके, या जहाँ थोड़ा बहुत पानी स्टैग्नेंट रहता है इसको कैसे डीजल या मिट्टी का तेल छिड़क कर करके डेंगू वाले लार्वा जो उसके होते हैं एडिस मच्छर का, उसको कैसे मारा जा सकता है।
कुछ बाहर के भी लोग देखे गए हैं कि वो आ रहे हैं, उनके पास डेंगू है, तो ऐसे में बाहर के लोगों के लिए किस तरह की नजर रखी जाए? तो उनको प्रायोरिटी बेस पर उनका बुखार अगर होता है तो प्रायोरिटी बेस पर उनको टेस्ट करने का होता है। कि संभावना है कि खास करके हरियाणा के कुछ बेल्ट है वहाँ से जो आ रहे हैं उसको डेंगू होने की संभावना कुछ ज़्यादा है, इसलिए उन पर नज़र रखने के लिए सब जगह बताया जा रहा है कि देहात क्षेत्र में भी आने तो या शहरी क्षेत्र में आते हैं उन पर नज़र रखी जाए। बुखार जैसे ही उनको अगर आता है तो उनको टेस्ट करना होगा। सीतामढ़ी जिले के रूनी सैदपुर निवासी रुक्मणी देवी के कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर के 0 माइल स्थित आइरिस वर्ल्ड आई हॉस्पिटल पर आंख की रोशनी खत्म कर देने का आरोप लगाते हुए अहियापुर थाने में अस्पताल के संचालक पर मामला दर्ज करवाया था। सोमवार को महिला सदर अस्पताल पहुंची और सिविल सर्जन से मिलकर आंख के बदले आंख दिलवाने की मांग की। वहीं दूसरी ओर आइरिस वर्ल्ड आई हॉस्पिटल के संचालक ने रुक्मणी देवी के आरोप को गलत बताया है। इनका कहना है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। इधर पूरे मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर योशी शर्मा ने एसीएमओ को रुक्मणी देवी के आंख की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। सीएस के मुताबिक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक केस ले लिया है, आपस ले लिया है, तो बेटी सके छोड़ दिए, हमको धर दिए, हम किए हैं। आपने केस वापस लिया है? शिकायत वगैरह वापस लिए हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, आपका आँख ठीक है? नहीं, इनका आँख ठीक नहीं है। आँख ठीक नहीं है, इनका आँख ठीक नहीं है। आप लोग देखिए, इनका ऑपरेशन हुआ है, इनका आँख ठीक नहीं है। आँख क्या है नहीं है आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अगर आँख ठीक रहता तो क्या रिपोर्ट रहता, इसीलिए हम लोग इनको पटना लेके जाए। अभी तो हम लोग जिस लाइन पे चल रहे हैं अभी वही लाइन अभी चलेगा और हम लोग यहाँ पर अपना तैयार कर लिए हैं। कहाँ क्या दिक्कत हुआ था? हॉस्पिटल गई थी क्या? कुछ इनका आँख का ऑपरेशन हुआ लेकिन इनका आँख से बुझाता नहीं है, इनका आँख पूरा खत्म है। ऑपरेशन के बाद जी। कौन से हॉस्पिटल में गई थी? कौन हॉस्पिटल में? 0 माइल पे कौन हॉस्पिटल है? आईडी है, उसी में। और वो बोल रहे हैं कि हम फ्री में किए हैं लेकिन इनसे पैसा लिया गया हुआ है। कितना लिया गया है? 10,000 लिया गया। वो बोल रहे हैं कि हम फ्री में ऑपरेशन किए हैं। खराब हुआ है, आँख खराब होना और आँख बन जाना ये डिसीजन करने का अधिकार हमारा नहीं है। इसके लिए विभाग बैठा हुआ है, उसमें उसके विशेषज्ञ होते हैं, टीम का गठन होता है, वो डॉक्टर जो एक्सपर्ट होते हैं वो जो रिपोर्ट करते हैं उसके आधार पर हम डिसीजन ले सकते हैं या कह सकते हैं कि आँख खराब हुआ है या बना है। में जांच टीम बनाई गई है जी, सिविल सर्जन ने बताया। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। गत साल भी हमारे खिलाफ साजिश रची गई थी और एक आयुष्मान भारत के मरीज को भड़काया गया था, वहाँ भी FIR वगैरह हुआ था, उसमें टीम बनी थी, जांच हुआ था। डॉक्टर नीतू मैडम दरभंगा से आती है, वो थी और कई डॉक्टर टीम में थे। सब प्रकार से जो जांच होता है गहन डॉक्टर लोगों ने किया और वो व्यक्ति बहुत ही ठीक था, फिट था। लास्ट में उस केस को खत्म किया गया, फाइल को बंद किया गया। आइरिस वर्ल्ड आई हॉस्पिटल निर्दोष साबित हुआ और इस केस में मुझे 100% भरोसा है कि 100+ भरोसा है कि उस पेशेंट को हमने रोशनी दिया है बिना ग्लास का 636 और ग्लास के साथ 69 विजन, जो एक आइडियल विजन माना जाता है, जो हमारे सर्जन ने रिपोर्ट किया है। इसलिए मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं है कि उस पेशेंट के साथ क्या लोग कर रहे हैं। उस बूढ़ी महिला जो अब कब्र में पैर डाल रखी है, उसके साथ पैसे के लोभ में जो उसके दुर्व्यवहार कर रहे हैं, गला दबा के उसे CS ऑफिस और कमिश्नरी और DM घुमा रहे हैं, कि अगर वो लोग का वही नैतिकता है, वो लोग का वही ईमान कहता है तो कोई बात नहीं, वो लोग लड़ाई लड़े। तो आइरिस हॉस्पिटल ने टीम भेजा और उनका हाल समाचार को जानने की कोशिश किया, तो वो लोग ने काफ़ी अफसोस जताया और बताया कि नहीं, हम किसी के बहकावे में आके ऐसा कर दिए। तो हम लोगों ने कहा कि जो ऐसी बात है तो वो लिखित में दे दीजिए। तो फिर पूरे परिवार को हम अपने गाड़ी से अहियापुर थाना ले गए और वहाँ से लिखित में हम लोग शिकायत को वापस लेने का प्रति भी ले लिया। थानेदार ने कहा कि सर इसका रजिस्टर मेंशन नहीं होता है, इसलिए फ़ोटो ले लीजिए, और जो ये पिटीशन दी है उसका भी एंट्री नहीं है, इसलिए उसका फ़ोटो ले लीजिए। हमने दोनों का फ़ोटो ले लिया, अपने फाइल में लगा के रखा है हमने। आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है? हमारे पास डॉक्यूमेंट के रूप में सर पेशेंट का सब डॉक्यूमेंट है, बट वो जो लिख के दी थी फॉर्मेलिटी पिटीशन, ये आप देख पा रहे हैं, वो महिला की नतनी ने इसको लिखा। और उसके बाद जो सुलहनामा का है पेपर, ये देखिए सही कितना साफ से स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि अस्पताल के कीमती समय को बर्बाद किया और हम किसी के बहकावे में आ गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनका आँख का ऑपरेशन जैसा रिकॉर्ड में दिखाई
आँख का ऑपरेशन आइरिस हॉस्पिटल में हुआ था फरवरी में, 27 से 28 फरवरी को, और ठीक ठाक होकर के घर चली गई। घर जाने के बाद में आँख उनका लाल हुआ। 4-10 दिन के बाद में, फरवरी का 21 तारीख था, उसके बाद में जाके वहाँ दिखाए तो वहाँ का ड्रॉप व्रॉप दिया लोग। उसके बाद 2-3 बार वहाँ गए तो उनका कंप्लेन है कि हमारा रोशनी कम हो गया है, वही लेकर करके चल रहा है। अब थाने में भी कंप्लेन की है, मेरे यहाँ भी की है, तो मेरे यहाँ इसके नोडल अफसर हमारे एसडीएम और प्रमुख चिकित्सा पदाधिकारी महोदय होते हैं, तो उनके यहाँ हमने दे दिया है। तो जांच कर करके अपना जो प्रतिवेदन होगा देंगे, उसको हम लोग थाना से भी एक कॉपी हमारे यहाँ आई है, तो इसको वस्तु स्थिति बताने के लिए तो ये जाँच प्रतिवेदन आएगा, उसको हम लोग थाना पे दे देंगे। अभी तक मतलब आप जब मिली हैं आपसे तो आपको क्या लगा कि सही में मैं आके चिकित्सक तो हूँ नहीं, इनके कंप्लेन के हिसाब से लगता है कि रोशनी में कुछ कमी आई है, तो रोशनी जितनी उम्मीद कर रहे हैं उतनी शायद नहीं है। तो वैसे देखने से लग रहा है कि चल फिर रही, किसी के बिना सहारा के चल फिर रही है। ओल्ड एज है, कहाँ तक ऑपरेशन के बाद में रोशनी अपना से आता है, तो ये विशेषज्ञ लोग इसको बताएं। यदि अस्पताल में लापरवाही वो तो जांच करने के लिए दिए हुए हैं, लापरवाही की जांच होगी, वो तो मेरे पक्ष की बात है, मैं उसको जांच कराऊंगा। तो जहाँ भी ऑपरेशन के लिए हमारे अस्पताल चिन्हित है सरकार की तरफ से, चिन्हित अस्पतालों को चाहे DBCS से हो चाहे निबंधित हैं, ऐसे भी निबंधित हैं, उनको मानक के हिसाब से ऑपरेशन करना है ताकि किसी का आँख का रोशनी नहीं जाए। बिहार में शराबबंदी के बावजूद कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। माफिया नए नए तरीके अपनाकर दूसरे प्रदेशों से शराब की खेप मंगवा रहे हैं। इन पर नकेल कसने के लिए पुलिस विशेष अभियान चला रही है। सोमवार को सदर थाना की पुलिस ने दिघरा के एक गोदाम में अनलोड हो रहे ट्रक से लाखों के विदेशी शराब बरामद किए। मौके से 3 पिकअप के साथ 2 कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया। थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि गोदाम को फिलहाल पुलिस ने सील कर दिया है। मुख्य कारोबारी की पहचान भी करीब हो गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। आज दीवा गश्ती में रैंडमली हम लोग सब गोदाम वगैरह चेक चाक कर रहे थे। घूमते फिरते हम लोग को सूचना मिला कि कुछ हो सकता है कि कुछ शराब का सूचना हो, तो हम लोग यहाँ रेड किए हैं और संदिग्ध लगा है। तो कुछ आदमी जो है गोदाम के अंदर जो चारों तरफ घूम के देखे हैं, तो कुछ आदमी भागे जिसमें से 2 को पकड़ा गया। गोदाम के अंदर से 3 पिकअप और 1 ट्रक बरामद किया गया जिस पर शराब लोड है। बाकी अग्रिम कार्रवाई जांच पड़ताल के किया जाएगा। संलिप्त लोगों का गिरफ्तारी किया जाएगा पहचान कर। 10 सितंबर को आत्महत्या विरोध जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सोमवार को सामाजिक संस्था पहल, रोटरी क्लब एवं आसम अस्पताल की ओर से मुजफ्फरपुर के जुब्बा सहनी पार्क के बाहर नुक्कड़ नाटक मैं समझ सकता हूं के माध्यम से जागरूकता फैलाई गई। समाज को सच का आईना दिखाते हुए आत्महत्या पर कलाकारों ने संदेश दिया। इस सामाजिक बीमारी से समाज मुकाबला कर सके, इसके लिए उपाय भी बताए गए। साथ ही बच्चों के ऊपर आने वाले मानसिक दबाव से बचने और लड़ने के तरीकों को भी उजागर किया गया। नाटक देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर मौजूद डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अमृता, डॉक्टर श्रुति बंका सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। आज के कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि इस बात के बारे में जो कोई चर्चा नहीं करता है और हमारे समाज में बढ़ती जा रही है, उसके बारे में है कि ये आत्महत्या को कैसे रोकें, कैसे अपनों से बात करना सीखें, कैसे लोगों से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना सीखें, कैसे अपनी जीवन शैली में खेल, योगा, एक्सरसाइज को रखें ताकि इस तरह की दुखद घटना ना हो। ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए ये एक नुक्कड़ नाटक है जो आप तक ये हेल्पलाइन नंबर और ये मैसेज पहुंचाना चाहता है कि अगर ऐसी कोई दुविधा हो तो मदद अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के मन में ऐसी बातें आती है उनके लिए सब कुछ खत्म है, अंत है। तो गवर्नमेंट की हेल्पलाइन नंबर और भी व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग हेल्पलाइन नंबर को सर्कुलेट कर रहे हैं। उस हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल करें और उससे पहले बात करें अपने घर वाले लोगों से, आपको ज़रूर मदद मिल जाएगी और इस आत्महत्या को डेफिनेटली रोकें। विभिन्न मांगों को लेकर भाकपा नेताओं ने सोमवार को मोतीपुर प्रखंड कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी ने वीडियो के चैम्बर में भी घुसकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर शांत कराया। भाकपा राज्य प्रदेश सदस्य अजय कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश में बेतहाशा महंगाई बढ़ गई है, जिस कारण गरीब एवं मध्य वर्ग के लोग महंगाई की मार से त्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में
अफसरशाही हावी है। गरीब शोषित लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। भाकपा नेता ने कहा कि एक सप्ताह में समाधान नहीं हुआ तो 20 सितंबर को सत्तू के पोटली के साथ प्रखंड मुख्यालय पर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर मदन सिंह, रघुवर भक्त, जलंधर भगत, मोहम्मद निसरुद्दीन, अवधेश पासवान, उमेश चौधरी, शिवजी पासवान सहित पार्टी के कई अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। प्रखंड पर जो धरना दिए हैं ये पूरे बिहार के तमाम प्रखंड कार्यालयों में हो रहा है 11 से 13 तक। और मुख्य मांगे जो आज हमारा है कि अभी भी गांव में रहने वाले बहुत से लोग, गरीब परिवार ऐसे हैं जिनको रहने के लिए जगह नहीं है। सरकार हर अंचल अधिकारी को के यहाँ पत्र आया हुआ है कि सितंबर माह तक जो गृहविहीन, जो बास रहित भूमिहीन परिवार हैं उनकी सूची बना कर देना। लेकिन प्रशासन बिल्कुल संवेदनहीन बनी हुई है, सूची तैयार करने में रुचि नहीं दिखा रही है। हम लोगों ने सूची बनाकर आज लाए और हम प्रशासन को सौंपे हैं। जो वैसे आश्वासन मिला, अभी वीडियो से हम लोगों की जो बातचीत हुई, आप लोग देख रहे थे कि यहाँ 11 बजे से लोग बैठ के यहाँ कार्यक्रम चल रहा था। वीडियो अपने चैम्बर में बैठे थे। इतना उनसे नहीं हुआ कि हमारे प्रखंड की जनता आई है, क्यों आई है, उनकी फरियाद सुने। और जब यहाँ से हम लोग उनके चैम्बर तक मूव किए तब जाके उनमें संवेदनशीलता आया और वहाँ बात हुई। और यह तय हुआ कि बीडीओ, सीओ, मार्केटिंग अफसर, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, चिकित्सा विभाग के अधिकारी, इस सारे विभाग के अधिकारियों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन 20 तारीख को मिलेगा बीडीओ चैम्बर में। बीडीओ को जवाबदेही स्वयं लिए हैं कि सभी अधिकारियों को सूचित करके 20 को अपने चैम्बर में बुलावेंगे। पार्टी का भी एक डेलीगेशन जाएगा और वहाँ जो हमारा फौरी सवाल है, गरीबों को 5 डेसिमल ज़मीन देना, पर्चाधारियों को ज़मीन पर कब्जा देना, कब्जा वाली ज़मीन पर पर्चा देना, राशन की कालाबाजारी पर रोक लगाना, बिजली प्रीपेड मीटर जबरिया थोपने के खिलाफ। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला एवं प्रखंड अध्यक्षों के साथ सोमवार को मुजफ्फरपुर के मारीपुर के एक होटल में एक बैठक की गई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ स्तर तक संगठन की मजबूती एवं बीते दिनों जिले में हुए कार्यक्रम की समीक्षा की गई। साथ ही पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में तेजी लाने पर भी चर्चा की गई। मौके पर जिला अध्यक्ष रामेश्वर सिंह कुशवाहा, प्रभारी ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, विनोद कुशवाहा, मदन चौधरी, रमेश कुशवाहा, दीप नारायण सिंह, दिलीप कुशवाहा सहित सैकड़ों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। संगठन विस्तार के लिए बुलाई गई है। आप सबों को पता है कि 20 फरवरी को पार्टी का गठन हुआ। उसके बाद लगातार पार्टी संगठन विस्तार पर लगी है। राष्ट्रीय कमेटी का गठन हुआ, प्रदेश कमेटी का गठन हुआ, आज से 2 महीना पहले जिला कमेटी का गठन हुआ और अब हम लोग प्रखंड की ओर बढ़ रहे हैं और प्रखंड के साथ साथ पंचायत स्तर पर पार्टी का गठन कैसे हो, इस पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई गई। पंचायत अध्यक्ष का जब गठन हम लोग कर लेंगे तो फिर बूथ स्तर तक पार्टी को ले जाना है, ताकि आने वाले चुनाव जो चुनाव आना है लोकसभा का, उसमें पार्टी मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़ा रहेगी। तैयारी हम लोगों की वही बूथ स्तर तक जाने की है। प्रखंड में जो समिति है उसको जो है विस्तारित करना है। पंचायत स्तर पर जो है तो सभी सदस्यता अभियान को तेजी लाना है। सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने ताकि आगे जो हमारा लोकसभा चुनाव है उसकी जो है तैयारी बढ़िया से कर सकें। कितनी मजबूती के साथ तैयारी हो रही है और क्या रहेगा? पूरी मजबूती के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पूरी मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे और लोकसभा जीतेंगे। रूप से राष्ट्रीय लोक जनता दल मुजफ्फरपुर की बैठक है और संगठन को गांव और बूथ स्तर पर ले जाना है, जिसके चलते हम अपने प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ प्रखंड अध्यक्षों की बैठक कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल को बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए। जिन पंचायतों में हमारा संगठन नहीं है, 30 सितंबर तक वहाँ संगठन का गठन करना है, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी का निर्देश है। उसी आलोक में हम लोग बैठक कर रहे हैं। क्या कुछ निर्देश दिया गया, किस तरीके से काम किया? लोकसभा चुनाव को लेकर के कार्यकर्ता को कमर कसना है और चुनाव में कैसे एनडीए की जीत हो सके, इस पर हम लोगों को काम करना है।
जिसके लिए संगठन को धारदार बनाना है। प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर पर प्रखंड, पंचायत, गांव, बूथ सारा कमेटी बन रहा है, उसी का लेखा जोखा कर रहे हैं हम लोग। क्या लगता है मजबूती के साथ इस बार लोकसभा चुनाव में पूरा मजबूती के साथ मुजफ्फरपुर जीतेंगे, मतलब देश जीतेगा। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत और धारदार बनाने को लेकर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक की ओर से सोमवार को मुजफ्फरपुर के रामदयालु नगर स्थित एक विवाह भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने अपना विचार व्यक्त किया। जिला हमारे साथी, अभिभावक, हमारी माताएं, मैं इन लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि परिस्थितियां अगर मजबूती से हम लोग पप्पू यादव मुजफ्फरपुर से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े, क्योंकि पप्पू यादव ही एकमात्र ऐसे नेता है जिन्होंने मुजफ्फरपुर वासियों के हर सुख दुख में साथ दिया है। निश्चित तौर पे राज्य संसदीय बोर्ड का यह निर्णय था कि लोकसभा चुनाव के संदर्भ में मुजफ्फरपुर में आज यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में हमारे राज्य संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र पासवान जी, राष्ट्रीय महासचिव और मुजफ्फरपुर लोकसभा प्रभारी श्री प्रेमचंद्र सिंह जी और संगठन बिहार के प्रभारी हमारे अभिजीत सिंह चौहान जी मुख्य रूप से यहाँ उपस्थित है। आज हम लोग मुजफ्फरपुर लोकसभा के संदर्भ में और यहाँ के मुजफ्फरपुर की संगठन सशक्तिकरण के संदर्भ में और मुजफ्फरपुर के वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में आज एक महत्वपूर्ण चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इस बैठक के माध्यम से जो बातें छन के आ रही हैं उसमें मुजफ्फरपुर इकाई का यह मजबूती से मांग है कि हमारे लोकप्रिय नेता मुजफ्फरपुर चूंकि नेतृत्व विहीन जिला हो चुका है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो जनता के नज़रों में नकारा साबित हुए हैं और जनता की आकांक्षा पिछले लगातार कुछ वर्षों से जो हमारे नेता वो साहेबगंज हो, कांटी हो, मुजफ्फरपुर हो, 56 के खिलाफ हो, 47 के खिलाफ हो, अपराध के खिलाफ हो, बलात्कार के खिलाफ हो या सामाजिक कुरीति के खिलाफ हो, हर जगह बिहार में एक लौता नेता श्री पप्पू यादव नजर आते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने लगातार मुजफ्फरपुर जिले वासियों की सेवा की है और आगे भी इस सेवा और सेवा के संकल्प के साथ हम लोग आज इस बैठक में उपस्थित हैं। और हम लोग सर्व कमेटी के जो हमारे प्रखंड इकाई हैं, जिला इकाई हैं, सभी लोगों ने एक स्वर से या हमारे राष्ट्रीय नेता की उपस्थिति में यह मांग किया है कि मुजफ्फरपुर सीट पर या तो गठबंधन धर्म के अनुरूप यदि सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो पहली प्राथमिकता मुजफ्फरपुर होनी चाहिए, अन्यथा किसी भी परिस्थिति में मुजफ्फरपुर सीट पर पार्टी की दावेदारी होनी चाहिए। और यहाँ मुजफ्फरपुर के आवाम की यह इच्छा है कि जन जन के लोकप्रिय नेता श्री पप्पू यादव जी इस मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक जिले का नेतृत्व करें, यह हम सब लोगों का एक स्वर से मांग है। और निश्चित रूप से आला कमान को इस पर विचार करनी चाहिए और परिस्थिति चाहे जो भी हो, इस मुजफ्फरपुर को अपने परिवार का हिस्सा बनाते हुए हमारे जाप सुप्रीमो को यहाँ से मैदान में उतरना चाहिए। जाप किस गठबंधन में है, इंडिया या इंडिया? हम लोगों की विचारधारा इंडिया गठबंधन की विचारधारा से मिलता जुलता विचारधारा है। नफरतवादी विचारधारा के खिलाफ एक सामाजिक सद्भावना की विचारधारा को लेकर के हमारी पार्टी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, खेत खलिहान, शोषित, वंचित, अक़लियतों की आवाज़ को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। और हमारी विचारधारा समाज के हर तबकों को साथ लेकर के और मजबूती से जन कल्याण की बात करना, धार्मिक उन्माद को दूर करके और निश्चित रूप से जन कल्याण के लिए हम लोगों की जो विचारधारा है उस विचारधारा को लेकर के हम लोग सड़क पर हैं। रोशन शर्मा जी, आज सभी साथी उन बिंदुओं को लेकर के हम लोग आज यहाँ बैठे हैं कि जो अगला चुनाव होगा उसमें हमारी पार्टी मुजफ्फरपुर की जनता के बीच में जाएगी तो कैसे, किस रूप में हम इस ताकत को, अपने कार्यकर्ता संगठन के ताकत को आज यहाँ इस हॉल में चर्चा परिचर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। लेकिन आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं देश की जनता और इस राज्य की जनता को यह बताना भी चाहूँगा कि जो परिस्थिति देश में बनी है इसमें यदि थोड़ी सी भी आंखों में शर्म हो तो देश की सत्ता में बैठे लोगों को एक बार अपनी गलतियों को क्षमा मांगते हुए
जनता के बीच में चूंकि टर्म पूरा है, संवैधानिक दायरा है, तो चुनाव तो होगा ही। एक बार माफ़ी जरूर मांग लेना चाहिए हमारे देश के सत्ता में बैठे लोगों को कि आज 9 साढ़े 9 साल से जिस तरह से नफरत और जो वादे आप करके आए थे, वह एक भी वादा आज सरजमी पर दिखता नहीं है। तो बेहतर होता, इस मुजफ्फरपुर की जनता हम समझते हैं कि जरूर उनको माफ़ी करती, निर्णय जनता के ऊपर हो तो होगा, जरूर देंगे। और गठबंधन के साथ चले तो गठबंधन के कॉमन मिनिमम जो हमारा एजेंडा होगा, उस एजेंडा के तहत हमारी जितने भी बिहार में हिस्सेदारी पार्टी की होगी, हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे। आज की इस बैठक में मेरे तरफ से वक्तव्य इतना ही रहा। आगे हम रणनीति और घंटा 2 घंटा बैठ कर के बनाएंगे और बिहार की लड़ाई की दिशा और दशा इस मुजफ्फरपुर से हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव की जो 13 से 15 लोकसभा में मजबूती से लड़ने का जो निर्णय लिया है, उसकी आज आगाज हो चुकी है। और हम बिहार में एक नई ताकत, एक नई उम्मीद की किरण लेकर के हमारे नेता पप्पू यादव के नेतृत्व में जन अधिकार पार्टी कार्यकर्ताओं के बदौलत, उनकी हिम्मत और उनके परिश्रम के बदौलत, उनके इस ललक और उनकी लड़ाई के बदौलत हम आगे बढ़ेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।